आज हम मार्क मैनसन की किताब एवरीथिंग इज फक्ड के कुछ बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव और ज़रूरी विचारों पर बात करेंगे। और ये चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा। कौन सा सवाल? यही कि हम टेक्निकली मानव इतिहास के सबसे अच्छे दौर में जी रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ, सेफ्टी, हर पैमाने पर हम अपने पूर्वजों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, जानकारी हमारी उंगलियों पर है, लेकिन फिर भी चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक निराशा की भावना। ये सब रिकॉर्ड हाई पर क्यों है? अगर सब कुछ इतना बेहतर हो रहा है तो हम अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? आज की चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये वाकई में हमारे समय का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और मैनसन अपनी किताब में यही तर्क देते हैं कि समस्या दर्द या मुश्किलों से नहीं है। अच्छा? क्योंकि वो तो हमेशा से जीवन का हिस्सा रही हैं। असली समस्या है उस दर्द के पीछे किसी मीनिंग या पर्पस की कमी। जब हमें ये नहीं पता होता कि हम जो तकलीफ झेल रहे हैं वो क्यों झेल रहे हैं, तो वो तकलीफ अनबेरेबल हो जाती है। ठीक है, तो इस रहस्य का पहला सुराग हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। किताब में लेखक हमारे दिमाग के दो हिस्सों की बात करते हैं। एक है सोचने वाला दिमाग और दूसरा महसूस करने वाला दिमाग, थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन। हाँ, और हम सब यही सोचना पसंद करते हैं कि हमारा सोचने वाला दिमाग हमारा लॉजिक, हमारी लाइफ की गाड़ी चला रहा है। और लेखक के हिसाब से ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। असल में ड्राइविंग सीट पर हमारा महसूस करने वाला दिमाग बैठा है, हमारी भावनाएं, हमारी इंस्टिंक्ट्स। और सोचने वाला दिमाग ज्यादातर समय बस एक को पैसेंजर की तरह है, जो बगल में बैठकर या तो डायरेक्शंस बताता रहता है या फिर उन फैसलों के लिए बहाने बनाता है जो महसूस करने वाले दिमाग ने पहले ही ले लिए हैं। एक मिनट, जब मैंने ये पढ़ा कि हमारा सोचने वाला दिमाग सिर्फ एक को पैसेंजर है तो मुझे थोड़ा झटका लगा। मतलब इसका मतलब है कि मैं जिन फैसलों को बहुत लॉजिकल समझती थी, जैसे करियर चुनना या कोई बड़ी परचेज करना, शायद वे भी मेरे भावनाओं का ही नतीजा थे और मेरे दिमाग ने बाद में बस उसके लिए अच्छी अच्छी कहानियां घड़ ली। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए, हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है। सही है। ये सोचने वाले दिमाग का तर्क है। लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो महसूस करने वाला दिमाग कहता है नहीं, कंबल में ज्यादा मजा है। हाँ। और ज्यादातर समय कौन जीतता है? हमारा महसूस करने वाला दिमाग। और हमारा सोचने वाला दिमाग बाद में तर्क देगा, अरे आज वैसे भी बहुत थक गई थी, कल से पक्का करूंगा। हाँ, वो जस्टिफाई कर देता है। वो सिर्फ भावना के फैसले को जस्टिफाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये सेल्फ कंट्रोल के पूरे आइडिया को ही चैलेंज करता है। हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि विल पावर से कुछ भी हो सकता है। किताब में एक लाइन है, सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। ये सुनना ही बहुत अजीब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि नए साल पर लिए गए सारे रेजोल्यूशंस, डाइट प्लान्स, जिम जाने के वादे, ये सब शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए बने हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत है। हम विल पावर का इस्तेमाल करके महसूस करने वाले दिमाग को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो तर्क की भाषा समझता ही नहीं, वो भावनाओं की भाषा समझता है। अच्छा। सच्चा बदलाव लॉजिक से नहीं बल्कि भावनात्मक मूल्यों को बदलने से आता है। आप अपने महसूस करने वाले दिमाग को फोर्स नहीं कर सकते, आप उसे परसुएड कर सकते हैं। उसे परसुएड कर सकते हैं। ये कैसे होता है? उसे एक बेहतर कहानी देकर, एक बेहतर इमोशनल रीजन देकर। मान लीजिए आप वजन कम करना चाहते हैं। आपका सोचने वाला दिमाग कहता है ये सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है। लेकिन महसूस करने वाला दिमाग कहता है पर केक खाने में ज्यादा मजा है। यहाँ टकराव है। लेकिन अगर आप महसूस करने वाले दिमाग को एक ज्यादा पावरफुल इमोशनल रीजन दें, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल पाना चाहती हूँ, या मैं उस ट्रैक पर जाना चाहता हूँ जिसका सपना मैंने हमेशा देखा है, तो अब केक का मजा उस बड़े इमोशनल गोल के सामने छोटा लगने लगता है। अच्छा, आपने लॉजिक नहीं बदला, आपने इमोशनल वैल्यू बदल दी। वाह! तो ये डिसिप्लिन के बारे में नहीं बल्कि डायरेक्शन के बारे में है, अपनी भावनाओं को एक सार्थक दिशा देना। लेकिन अगर हमारे सारे फैसले हमारी भावनाएं ही ले रही हैं, तो ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। इस सोच के साथ कोई भविष्य के लिए उम्मीद कैसे रख सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर लेखक उम्मीद यानी होप की परिभाषा को ही बदल देते हैं। कैसे?
उनके अनुसार होप का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या सब ठीक हो जाएगा वाली फीलिंग नहीं है। होप एक विश्वास है कि भविष्य में कुछ ऐसा है जिसके लिए आज का कष्ट सहना वर्थवाइल है। मतलब होप को एक क्यों की जरूरत होती है। बिल्कुल, एक क्यों की। और यहीं से ये सारी बात हमारे शुरुआती पैराडॉक्स से जुड़ जाती है। शायद पहले के समय में लोगों की जिंदगी ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन उनके पास कष्ट सहने के बड़े कारण थे। धर्म, समुदाय, देश। हाँ, एक महान विचार। वो इन चीजों के लिए तकलीफ उठाने को तैयार थे। बिल्कुल, उनके पास एक बड़ा क्यों था। आज जब हमारी भौतिक जरूरतें पूरी हो गई हैं, तो वो बड़े क्यों कई लोगों की जिंदगी से गायब हो गए हैं। और जब कोई बड़ा मतलब नहीं होता, तो रोजमर्रा की छोटी-मोटी परेशानियां जैसे ट्रैफिक में फंस जाना या वाईफाई का स्लो चलना बहुत बड़ी और असहनीय लगने लगती हैं। सही बात है। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि पहले के लोगों के पास ये बड़े क्यों थे? आज भी लोग परिवार, समाज या अपने करियर के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। क्या ये आधुनिक क्यों काफी नहीं है? ये एक अच्छा पॉइंट है। ये क्यों जरूरी है। लेकिन मैनसन का तर्क है कि आधुनिक जीवन ने इन क्यों को भी कमजोर कर दिया। वो कैसे? हम इस खालीपन को भरने के लिए बाहरी चीजों की ओर देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति, पैसा या टेक्नोलॉजी हमें वो मीनिंग देंगे जो हमारी जिंदगी से गायब है। हम सोचते हैं कि अगर हमारी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो सब ठीक हो जाएगा, या अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया तो हम खुश हो जाएंगे। और ये बात आज के सोशल मीडिया कल्चर से सीधी जुड़ती है। वहां तो सब कुछ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर ही टिका है। कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें हमें खुशी देंगी। बिल्कुल, हमें मीनिंगफुल महसूस कराएंगी। क्या लेखक इस बारे में कुछ कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इन झूठी उम्मीदों को कैसे बढ़ा रही है? हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ने के लिए बनी थी, अक्सर हमें और ज्यादा अकेला और अपर्याप्त महसूस कराती है। हम दूसरों के जीवन की केयरफुली क्यूरेटेड हाईलाइट रील्स देखते हैं और अपनी जिंदगी की बैकस्टेज मैस से उसकी तुलना करने लगते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई जीत नहीं सकता। सही है। प्रगति ने हमारी भौतिक समस्याओं को तो हल कर दिया, लेकिन इसने हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को और गहरा कर दिया है। कोई भी बाहरी सिस्टम, चाहे वो राजनीति हो, पैसा हो या इंस्टाग्राम, हमें वो अर्थ नहीं दे सकता जो हमें अपने अंदर से खोजना होता है। तो अगर ये बाहरी सिस्टम हमें उम्मीद नहीं दे सकते, तो इंसान कहाँ जाता है? किताब कहती है कि इंसान विश्वास के बिना जी ही नहीं सकता। अगर पारंपरिक धर्म की जगह खाली होती है, तो हम उसकी जगह किसी और चीज को पूजना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। हम उस खाली जगह को किसी राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रवाद, सेलिब्रिटी कल्चर, सफलता या सोशल मीडिया पर मिलने वाली वैलिडेशन, हाँ बिल्कुल, उसी से भर देते हैं। ये हमारी नई रिलीजन्स बन जाती हैं। हम हमेशा किसी न किसी चीज की पूजा करते हैं, चाहे हम उसे माने या ना माने। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं। और समस्या तब होती है जब ये नए विश्वास चरम पर पहुंच जाते हैं और हमें जोड़ने की बजाय तोड़ने लगते हैं। ये सब सुनने में तो ठीक है, पर थोड़ा थ्योरेटिकल लगता है। अगर किसी को इन झूठे विश्वासों से बाहर निकलकर असली उम्मीद बनानी है, तो वो असल में करे क्या? अगर सब कुछ भावनाओं पर निर्भर है और बाहरी सिस्टम हमें निराश करते हैं, तो समाधान क्या है? और यहीं पर किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है। समाधान है मूल्यों यानी वैल्यूज को चुनना। लेखक के अनुसार उम्मीद मूल्यों पर बनाई जाती है। मूल्य? हाँ, मूल्य वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अपने फैसले लेते हैं। और यहाँ क्रूशल बात यह है कि सभी मूल्य बराबर नहीं होते। कुछ मूल्य स्वस्थ होते हैं और कुछ अस्वस्थ। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ मूल्यों में क्या फर्क है? स्वस्थ मूल्य वे हैं जो एक रियलिटी बेस्ड हैं, दो सोशली कंस्ट्रक्टिव हैं और तीन इमीडिएट एंड कंट्रोलेबल हैं। मतलब? जैसे कि ईमानदारी, साहस, विनम्रता, दूसरों के प्रति करुणा। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अभी इसी पल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके कंट्रोल में है। और अस्वस्थ मूल्य? अस्वस्थ मूल्य इसके ठीक उल्टे होते हैं। वे अक्सर आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं और दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमेशा खुश रहना, अच्छा, हर किसी से पसंद किया जाना, अमीर बनना या हमेशा सही होना। ये सब रिजल्ट्स पर आधारित हैं, प्रोसेस पर नहीं। मुझे हमेशा खुश रहने वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा। ये तो एक अस्वस्थ मूल्य कैसे हो सकता है? हर कोई खुशी तो होना चाहता है। यही तो प्याज है। अगर आपका सबसे बड़ा मूल्य हमेशा खुश रहना है, तो आप हर उस पल में फेल महसूस करेंगे जब आप खुश नहीं हैं।
जो कि जीवन का एक नॉर्मल और जरूरी हिस्सा है। आप उदासी या गुस्से जैसी नेचुरल इमोशन से भागने लगेंगे, जो आपको और ज्यादा एंग्शियस बना देगा। लेकिन अगर आपका मूल्य ईमानदारी है, तो आप हर स्थिति में उसे निभा सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन मुश्किल हो या आसान। बिल्कुल। आप अपने मूल्यों पर टिके रहकर भी दुखी हो सकते हैं, और उसमें एक तरह की सैटिस्फैक्शन है। तो इसका मतलब है कि सार्थक संघर्ष ही उम्मीद पैदा करता है। ये उस पॉप कल्चर आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है जो कहता है कि हमें संघर्ष से बचना चाहिए और कंफर्ट खोजना चाहिए। किताब कह रही है कि कंफर्ट की तलाश ही हमें दुखी कर रही है। एग्जैक्टली। हाँ। ये इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है। जीवन में पीड़ा इनविटेबल है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए लाइफ का गोल पीड़ा से बचना नहीं है। लाइफ का गोल है ये चुनना कि आप किस चीज के लिए पीड़ा सहने को तैयार हैं। आप कौन सा दर्द चुनते हैं। मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए त्याग का दर्द। हाँ, या फिर एक मीनिंगलेस लाइफ के खालीपन का दर्द। विकास के लिए डिसिप्लिन का दर्द सहना पड़ता है, एक अच्छे रिश्ते के लिए वल्नरेबिलिटी का दर्द सहना पड़ता है। तो उम्मीद खुशी से नहीं आती, बल्कि कमिटमेंट से आती है। हाँ, किसी ऐसे मूल्य या व्यक्ति के प्रति कमिटमेंट जो आपसे बड़ा हो। ये हमें खुशी का पीछा करने के उस अनथीन ट्रेडमिल से आजाद करता है। सही कहा। और हमें कुछ सार्थक बनाने पर फोकस करने के लिए कहता है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये किताब निराशावादी नहीं है, बल्कि रैडिकल रूप से ईमानदार है। ये नहीं कहती कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है। तो क्या कहती है? ये कहती है कि शायद हमारी उम्मीदें ही गलत हैं। वी आर होपिंग फॉर अ लाइफ विदाउट पेन, एंड दैट्स अ फॉल्स होप। असली उम्मीद ये स्वीकार करने से आती है कि दर्द तो होगा, लेकिन हम उस दर्द को एक पर्पस दे सकते हैं। तो इन सभी विचारों का सार क्या है? दुनिया टूटी हुई नहीं है, शायद हमारी उम्मीदें ही गलत हैं। हमें लगातार आराम और खुशी का पीछा करना बंद करना होगा। हाँ, और ये स्वीकार करना होगा कि जीवन में तकलीफ होगी और उस तकलीफ को एक दिशा देनी होगी। बिल्कुल। इसका अंतिम संदेश एक्शन ओरिएंटेड है। सार्थक मूल्यों को चुनें, स्वीकार करें कि पीड़ा विकास का एक हिस्सा है, और खुद से बड़ी किसी चीज के प्रति खुद को कमिट करें। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, आशा खोजी नहीं जाती, इसे बनाया जाता है। होप इज नॉट अ पैसिव थिंग यू वेट फॉर, इट्स एन एक्टिव थिंग यू बिल्ड। मतलब आप अपने मूल्यों को चुनकर और उन मूल्यों के लिए संघर्ष करने का फैसला करके अपनी उम्मीद खुद बनाते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही एम्पावरिंग विचार है। ये हमें एक विक्टिम की भूमिका से निकालकर हमारे जीवन के आर्किटेक्ट की भूमिका में रखता है। सही। ये कहता है कि बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, आपके पास अपने मूल्यों को चुनने और उनके अनुसार जीने की शक्ति हमेशा होती है। हाँ, और लेखक के अनुसार यही सच्ची स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ज्यादा ऑप्शंस होने में नहीं है। तो किसमें है? सच्ची स्वतंत्रता इस बात में है कि आप किन चीजों के प्रति खुद को कमिट करते हैं। जब आप किसी एक सार्थक चीज को हाँ कहते हैं, तो आप उन लाखों चीजों को ना कह देते हैं जो मायने नहीं रखती, और इसी चुनाव में क्लैरिटी और पर्पस मिलता है। एक सवाल जो ये सारी चर्चा मेरे मन में छोड़ जाती है वो ये है, अगर जीवन में कष्ट को स्वीकार करना ही है और उसे एक दिशा देनी है, तो आज के दिन कोई व्यक्ति अपने मूल्यों के आधार पर कौन सा सार्थक कष्ट चुन सकता है?